Hello students, once again I'm here to present you another video of Geography class 10th lesson Agriculture, chapter Agriculture. Welcome you all on my YouTube channel. I'm Abhishek Tiwari and I'm welcoming you all on this platform where I just put videos. I put forward videos based on literature, language and humanities, social studies, in which I cover the parts of history, geography, politics and civics, as well as literature and languages of class 9 to 12 of CBSE. Okay, so this platform is straightly purely for CBSE students. Students, in last three lectures we have covered a lot of part of the agriculture, types of farming we have covered also the cropping pattern, major crops. Okay, so let us talk about some other crops other than cereals, other than food grains. So बच्चों, मैं अभिषेक तिवारी आपका टीचर, आपका ट्यूटर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है अभिषेक तिवारी. स्टूडेंट्स, लास्ट 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने स्टडी किया कि क्या एक्चुअली एक जो फूड ग्रेन्स के बारे में, फूड क्रॉप्स के बारे में, स्पेशली सीरियल क्रॉप्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा. फिर उसके बाद बच्चों हम लोगों ने पल्सेस के बारे में पढ़ा और इसके साथ साथ माइलेट्स के बारे में, मोटे अनाजों के बारे में पढ़ा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स के अलावा जो फूड क्रॉप्स होते हैं हम लोग उसको स्टडी करने चल रहे हैं. ओके, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स. ओके, तो जब हम अदर देन ग्रेन्स की बात करते हैं तो उसमें पहली बात आती है शुगर केन की. शुगर केन क्या होता है स्टूडेंट्स की शुगर केन जो होता है, स्पेशली अगर हम उसकी बात करें, ठीक है, तो शुगर केन जो होता है ये एक ट्रॉपिकल, ठीक है, ट्रॉपिकल क्रॉप होता है जो बेसिकली अगर इसको हम देखें तो एक ट्रॉपिकल क्रॉप होता है. और ये एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप. मतलब कहने का मतलब मेरा ये है बच्चों कि चलिए अब इसको अच्छे से स्टार्ट करते हैं कि जो शुगर केन होता है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों तरह की क्लाइमेट का क्रॉप होता है. जब हम ट्रॉपिकल की बात करते हैं और सब ट्रॉपिकल की बात करते हैं तो पहले आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि ट्रॉपिकल कौन से एरियाज़ होते हैं, सब ट्रॉपिकल कौन से एरियाज़ होते हैं. सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल. जब हम लोग ट्रॉपिकल की बात करते हैं, ठीक है, तो ट्रॉपिकल एरियाज़ जो होते हैं और सब ट्रॉपिकल एरिया होते हैं जो, वो दोनों ही एक लाइन से डिवाइड होते हैं. ठीक है, जो सब ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं और ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं वो दोनों ही एक लाइन से डिवाइड होते हैं. लाइन कौन सी होती है? 23 डिग्री हाफ. ओके, नॉर्थ. ये जो नॉर्थ की 23 डिग्री हाफ लाइन होती है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं. स्टूडेंट्स, उस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो साउथ डायरेक्शन है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया, और जो उसका नॉर्थ वाला हिस्सा है, उसके ऊपर का हिस्सा है, उसको हम सब ट्रॉपिकल कहते हैं. ठीक है, और ये डिपेंड करता है सूरज के जो इंसोलेशन है, सूरज की जो ऊर्जा है, ऊष्मा है, हीट है, वो किस मात्रा में मिलती है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. ठीक है, सूरज की पोजीशन कैसी होती है तो ट्रॉपिकल में सीधा होता है. और इसके अलावा जैसे जैसे हम लोग जो है सब ट्रॉपिकल और उसके ऊपर बढ़ते जाते हैं, सन की जो रेज होती है वो थोड़ी स्लैंट, मतलब तिरछी होती चली जाती हैं, इसलिए यहाँ पे हम सब ट्रॉपिकल एरियाज़ बोलते हैं. क्लियर हो गया? तो ये दोनों तरफ की क्रॉप्स होती है. इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. जहाँ गर्म और नमी वाला क्लाइमेट है वहाँ पे ये फसल होती है अच्छे से. जहाँ लगभग टेम्परेचर भी 21 सेल्सियस से 27 सेल्सियस के आसपास की आवश्यकता होती है. और एनुअल रेनफॉल जो होती है वो 75 सेंटीमीटर के आसपास की ज़रूरत
होती है। ठीक है, तो ये क्रॉप की पहचान आप कैसे करेंगे, इस क्रॉप की आप पहचान ऐसे करेंगे, ठीक है, कि ये क्रॉप जो होती है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होती है। टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट 21 सेल्सियस से 27 सेल्सियस की होती है और प्रेसिपिटेशन जो होता है वो 75 से 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। इरिगेशन इज़ रिक्वायर्ड इन द रीजन्स वेयर द लो रेनफॉल, ठीक है, जहाँ पे लो रेनफॉल है वहाँ सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है इस क्रॉप को। ठीक है, इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वेराइटी ऑफ सॉइल्स, एक वेराइटी ऑफ सॉइल्स में ये ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, नीड मैनुअल लेबर, इस क्रॉप में मैनुअल लेबर्स की आवश्यकता होती है। फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, मतलब कि सीड बोने से लेकर के काटने तक ना, फसल के काटने तक सब में मैनुअल लेबर्स का मतलब कि ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का आफ्टर ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद शुगर केन का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है भारत। ठीक है, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़ जिसको जैगरी कहा जाता है, खंडसारी एंड मोलासेस। ठीक है, तो ये जो हमारे शुगर केन होते हैं, ठीक है, शुगर केन जो हमारे यहाँ उत्पादित होता है ये मेन सोर्स होता है, मतलब इससे शुगर बनती है, चीनी बनती है, गुड़ जैगरी बनती है, खंडसारी और मोलासेस बनते हैं। ठीक है, खंडसारी और मोलासेस के बारे में आप जानते होंगे, जो राब जैसा होता है, कुछ चीज़ों से सिरके वगैरह बनते हैं और बहुत सी चीज़ें बनती हैं, तो वो सब जो है खोई वगैरह से बहुत चीज़ें बनती, जो उसकी खोई वगैरह होती है, जिसको गन्ने को पेराई करने के बाद जो बचता है वेस्ट उसको खोई कहते हैं ना, तो मोलासेस वगैरह उनका इस्तेमाल भी कई तरह के इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होता है। ओके, सो ये हो गया कि इससे ये चीज़ें बनती हैं। बात करते हैं इसके बाद द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, जो शुगर केन प्रोड्यूसिंग सबसे मेजर स्टेट्स हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। ये मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। अगर हम शुगर केन की बात करें स्टूडेंट्स, तो शुगर केन में अगर देखा जाए तो जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, हाईएस्ट प्रोड्यूसर उत्तर प्रदेश रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है वो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है शुगर केन का। ठीक है, हालांकि शुगर केन तो पूरे उत्तर प्रदेश में बोई जाती थी और इसके साथ साथ बिहार में भी था, बिहार में भी चीनी मिलें बहुत सी बनाई गई अंग्रेज़ों के द्वारा और बाद में भी। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि जिन क्षेत्रों में नहरों की सिंचाई का जाल फैला, जिन क्षेत्रों में बारिश की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होने लगी थी या जहाँ पे नहरों का बहुत जाल फैला, वहाँ पे क्या हुआ कि उन क्षेत्रों में उन क्षेत्रों में जो है कहीं शुगर केन की फसलें धीरे धीरे ख़त्म होती गईं। उसके और भी कारण थे। इसके अलावा क्योंकि क्या होता था कि शुगर केन हमारे यहाँ लोग प्रोड्यूस करते थे अपने ज़रूरतों के लिए, क्योंकि हमारे आसपास इतनी मिलें भी, शुगर मिल भी नहीं होती थी, ठीक है, कि उतनी शुगर केन की खपत कर सकें, उसकी कोई खपत कर सकें, तो ये सब चीज़ें संभव नहीं थी। फिर धीरे धीरे शौक़ था, और क्योंकि बहुत ही लेंदी टास्क होता है, शुगर केन लगभग 1 साल की फसल होती है, तो लोग इसको बोना बंद कर दिए। तो ये स्पेशली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा वगैरह में ही सीमित रह गया। इसके अलावा बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र भी शुगर केन प्रोड्यूसिंग का बहुत बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और एक तरह से अगर पर हेक्टेयर की बात करें तो महाराष्ट्र में पर हेक्टेयर प्रोड्यूसिंग उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो उसका कारण क्या होता है कि वहाँ की जो गन्ने होती है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से गन्ने की जो स्टॉक होता है वो बहुत ही मोटा होता है यहाँ कंपेयरिंग में। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है कि गन्ना जो है वो एक कोऑपरेटिव सेक्टर का प्रोडक्ट होता है। हमारे यहाँ जो गन्ना होता है वो इंडिविजुअल एक प्रोडक्ट है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है वो एक मतलब कोऑपरेटिवली उसको किया जाता है। ठीक है, ओके, लेट्स टॉक फर्दर, आगे बात करते हैं। ये हो गया गन्ने के बारे में बच्चों। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑयल सीड्स। अब हम लोग बात करते हैं ऑयल सीड्स के बारे में। ठीक है, जब हम ऑयल सीड्स की बात करते हैं,
In 2016, India was the second largest producer of groundnut in the world after China. चाइना के बाद ग्राउंडनट मतलब मूंगफली के तेल के उत्पादन में, मूंगफली उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे आता था 2016 तक। ठीक है, 2016 में अगर इसको देखा जाए तो चाइना के बाद। इन रेपसीड प्रोडक्शन, अब जो रेपसीड हैं, तेल वाले जो सीड हैं, उनके प्रोडक्शन में जो इंडिया है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है वर्ल्ड का। ठीक है, सो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है रेपसीड प्रोडक्शन में, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हम वर्ल्ड के, कनाडा और चाइना के बाद। ठीक है, डिफरेंट ऑयल सीड्स कैन ग्रो आर ग्रोन कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री। सो जो डिफरेंट ऑयल सीड्स हैं, जो अलग अलग ऑयल सीड्स हैं, रेपसीड्स हैं, दे कवर 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया। टोटल क्रॉप्ड एरिया का 12% ये एरिया कवर करते हैं। ठीक है, पूरे देश का 12%। मेन ऑयल सीड जो प्रोड्यूस होते हैं इंडिया में वो हैं ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, शीशम जिसको तिल कहा जाता है, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिनसीड और सनफ्लावर। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भारत में जो तेल उत्पादन होता है और तेल निकाले जाते हैं वो मूंगफली होता है, सरसों होता है, कोकोनट नारियल होता है, तिल होता है, सोयाबीन है, कैस्टर सीड्स हैं जिसको रेडी कहते हैं उसका तेल ना। इसके अलावा जो है कॉटन की सीड हो गया, लिनसीड वगैरह जैसे कि अलसी और तमाम तरह की जो है तेल निकाले जाते हैं, सूरजमुखी से भी निकाले जाते हैं। तो ये सब ऐसे हैं जो ऑयल सीड्स कहे जाते हैं, ऑयल इन्हीं से प्रोड्यूस की जाती है। अब देखिए, मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल यूज्ड एज कुकिंग मीडियम। बहुत से इसमें ऐसे तेल हैं जो एडिबल हैं, कुकिंग मीडियम में यूज़ करते हैं, हम उनको अपने किचन्स में यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, तो एडिबल ऑयल्स कहलाते हैं। हाउएवर सम ऑफ दीज आर ऑल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप। इसमें से कई ऐसे होते हैं जो एक रॉ मटेरियल की तरह यूज होते हैं कई इंडस्ट्री, जैसे कि सोप प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, सोप प्रोडक्शन के लिए, कॉस्मेटिक्स और ऑइंटमेंट बनाने के लिए, जैसे कि कैस्टर ऑयल हो गया। ठीक है, इन सब का इस्तेमाल क्या होता है कि कैस्टर ऑयल वगैरह का इस्तेमाल सोप, कॉस्मेटिक्स, ऑइंटमेंट वगैरह बनाने में किया जाता है, मेडिसिन्स बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के भी तेल होते हैं। ग्राउंडनट जो होता है वो एक खरीफ क्रॉप होता है और अकाउंट्स फॉर अबाउट द हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो जो मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उसका आधा अकेले ग्राउंडनट होता है हमारे देश में उत्पादित। ठीक है, गुजरात जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का, फॉलोड बाय राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। उनके बाद राजस्थान और आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। लिनसीड और जो मस्टर्ड होता है, सरसों, अलसी वगैरह, आर रबी क्रॉप्स, ये रबी क्रॉप्स होते हैं। शीशम इस खरीफ क्रॉप, जो तिल होता है वो खरीफ क्रॉप होता है नॉर्थ में और रबी क्रॉप होता है साउथ में। ठीक है, कैस्टर सीड इज़ ग्रोन बोथ एज रबी एंड खरीफ। ये रबी और खरीफ दोनों रूप में कैस्टर सीड जो है वो बोए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुल तेल उत्पादन के बारे में हमने देखा कि जो ऑयल प्रोडक्शन होता है हमारे देश में, हम ऑयल प्रोडक्शन के मामले में हम दुनिया में तीसरे स्थान पे आते हैं, जब कनाडा और चाइना के बाद। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं हम। एडिबल से लेकर के इंडस्ट्रियल यूज्ड ऑयल्स भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और बहुत ही सिग्निफिकेंट मैनर में हम दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट ग्राउंडनट प्रोड्यूसर्स भी हैं। ठीक है, अब भारत में सबसे ज़्यादा लगभग आधा जो है ग्राउंडनट प्रोडक्शन ही होता है। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट द ऑयल सीड प्रोडक्शन। ओके, लेट्स टॉक अबाउट टीज़। ओके, अब बात करते हैं टी के बारे में, चाय के बारे में। ठीक है, तो अब आप इस चीज़ को देखिए कि चाय का जो प्रोडक्शन का मामला है टी का, ठीक है, टी कल्टीवेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। जैसा कि हम लोगों ने कॉमर्शियल के तहत पढ़ा कि टी और कॉफ़ी वगैरह क्या है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। ठीक है, और ये जो होते हैं अगर आप इनको देखें तो चाय वगैरह जो थे ये प्लांटेशन क्रॉपिंग थे, कॉमर्शियल पर्पस की क्रॉपिंग थे। सबसे पहले इन चीज़ों को ब्रिटिशर्स, ठीक है, पुर्तगीज़, डच, डेनिस, ये लोग जब भारत आए, इन्होंने अपने टेस्ट के लिए, अपने शौक़ के लिए
इनकी प्लांटेशन कराई, क्योंकि उन्हें जो है सीरियल क्रॉप्स में कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ करता था कॉलोनियल पावर्स को, ठीक है। वो सीरियल क्रॉप्स में नहीं, इसीलिए उन्होंने जो है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री और इसके अलावा प्लांटेशन जैसी चीज़ों पर उन्होंने जोर दिया, ठीक है। क्योंकि उस पे उन्हें जो है कैश क्रॉप्स ये कहे जाते थे, और कैश क्रॉप में रेडी कैश जो है प्रोवाइड होता था, और उनका उद्देश्य, उनका इंटेंशन ही ना मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना होता था, जो कि सीरियल क्रॉप से नहीं हो पाता था। तो सीरियल क्रॉप्स पे उन्होंने टैक्स लेना शुरू किया और इन चीज़ों को अपने इंटरेस्ट से उगाना या उनको शो करवाना शुरू किया। तो इस तरीके से पहली बार चाय की जो है अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत अंग्रेज़ों के द्वारा ही आसाम से इसकी प्लांटेशन की गई, ठीक है। वहीं अगर कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी भी ऐसे ही उसके बारे में हम अभी बताएंगे थोड़ी देर में, जब हम कॉफ़ी पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे किस तरीके से जो है कॉफ़ी का प्लांट या सीड आया और फिर कैसे उसको, ठीक है। हालांकि कॉफ़ी के मामले में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ कॉफ़ी जो है वो एक इंडियन के द्वारा ही कॉफ़ी लाई गई। लेकिन अब चाय की बात करें तो चाय लाने का श्रेय जो है, इसका क्रेडिट जो है वो ब्रिटिशर्स को जाता है, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप। बेवरेज मतलब कहवा होता है, पेय इसको कहते हैं, पीने वाली क्रॉप में सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप में आती है। इंट्रोड्यूस इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिशर्स, शुरुआत में ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई। आज मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर ओन्ड बाय इंडियंस। आज अधिकतर टी प्लांटेशन जो हैं वो भारतीयों के कब्जे में है, भारतीय उसको ओन कर रहे हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टी है ये। टी प्लांट ग्रोज मतलब इंडियन गवर्नमेंट्स की प्रॉपर्टी हैं। टी प्लांट्स ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। जो टी प्लांट्स हैं वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों एरियाज़ में। जहाँ एक और अगर हम ट्रॉपिकल की बात करें तो साउथ इंडिया के कुछ हिस्से जो हैं वो ट्रॉपिकल हैं, तो जो नॉर्थ इंडिया के कुछ हिस्से हैं वो सब ट्रॉपिकल हैं। तो दोनों एरियाज़ में ये फसलें हो जाती हैं, ठीक है। और जहाँ पे डीप और फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल हो, रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर्स, ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर की प्रचुरता हो, एडेक्वेसी हो सॉइल में। टी बुशेस रिक्वायर्स वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट। अगर हम देखें अब चाय के लिए मुख्य जो है ज़रूरत क्या होती है कि कम से कम जो है एक जो चाय की झाड़ियाँ होती हैं, झड़ियाँ जो लगती हैं, उन्हें अच्छे से डेवलप करने के लिए उनको आवश्यकता क्या होती है कि गर्म, ठीक है, गर्म और मॉइस्ट फ्री, मतलब कि ओले और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट की उसको आवश्यकता होती है ऑल थ्रू द ईयर, पूरे साल भर, ठीक है। फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली अगर देखा जाए तो फ्रीक्वेंट शावर्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर इंश्योर कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स, कि चाय की पत्तियों को आप सिंचाई से जो है नहीं उगा सकते हैं जब तक कि ऊपर से उनके ऊपर पानी की बौछारें ना गिरती रहती हो नेचुरली। तो साल भर उन्हें जो है छोटी छोटी बौछारें जो है ज़रूरत होती है। तो वो जो है उन्हें ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे ये अभी बोई जाती हैं वहाँ पे ये ऑप्टिमम कंडीशंस उनको मिल जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे चाय की बागानी हो पाती है, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन है चाय के लिए कि पत्तियों के मुलायम रखने के लिए यहाँ पे फ्रिक्वेंट शावर्स, बार बार बारिश होती रहनी चाहिए, बौछार होती रहनी चाहिए ना, हल्की बौछार। टी जो है एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है। चाय जो होता है वो लेबर इंटेंसिव होता है, वो मशीन इंटेंसिव नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है पूरा टेक केयरिंग, पूरी कैटरिंग जो है वो लोग करते हैं, लेबर्स करते हैं, ठीक है। इट रिक्वायर्स अबेंडेंट एंड चीप एंड स्किल्ड लेबर। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ते और स्किल्ड लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो इनकी पत्तियों को उनकी देखभाल कर सकें, फसलों को, उनकी समस्याओं को समझ सकें, उनके हिसाब से उसमें क्योर कर सकें, ठीक है, उसकी आवश्यकता होती है। इसके अलावा टी इज़ प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन्स। जो चाय होता है वो चाय के बागानों में प्रोसेस किया जाता है। रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस, उसकी फ्रेशनेस को रिस्टोर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है मेजर टी जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं या एरियाज़ हैं, अगर हम बात करें तो आसाम है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो है हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु एंड केरला,
अपार्ट फ्रॉम दीज हिमाचल प्रदेश, इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा, ये टी प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं, मेजर टी प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं। ठीक है, तो इस तरह से इंडिया में टी प्रोडक्शन होती है इन सभी क्षेत्रों में। 2016 में देखा जाए तो जो टी प्रोडक्शन था टोटल, उसका लगभग जो है इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर टी आफ्टर चाइना, क्योंकि चाइना टी जो है वो चाइना से ही आई हमारे देश में। तो चाइना के बाद हम दूसरे सबसे बड़े चाय उत्पादक हैं। ठीक है, इंडिया में चाइना से ही, क्योंकि जब अंग्रेज़ लोग व्यापार करते थे और 1813 के बाद से 1813 के बाद से ना, जब चार्टर एक्ट 1813 पास किया गया, उसमें ब्रिटिशर्स के सारे अधिकार छीन लिए गए, केवल चीन के साथ चाय का अधिकार रह गया। और उसमें आपको जानना चाहिए कि भारत के यहाँ से ओपियम की खेती होती थी, अफ़गानिस्तान तक भारत हुआ करता था, तो वहाँ पे अधिकतम मात्रा में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वाले क्षेत्र में वहाँ अफ़ीम की खेती बहुत होती थी। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने, अंग्रेज़ों ने जो है टाई अप किया चाइनीज़ के साथ में, और हम उन्हें अफ़ीम दिया करते थे, वो बदले में हमें चाय दिया करते थे। फिर ऐसे ही एक अंग्रेज़ अधिकारी की जो है उसकी अपने प्रयासों से भारत में भी चाय के टी प्लांटेशंस हो पाए, और आज इतने बड़े पैमाने पे चाय गार्डन देखने को मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, लेट्स मूव फर्दर। बात करते हैं अब अब इसके बाद जो है कॉफ़ी की बात हम लोग कर लेते हैं। कॉफ़ी को के बाद ख़त्म करते हैं, हॉर्टिकल्चर्स को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, टी कॉफ़ी देख लेते हैं बच्चों। जो भारत में कॉफ़ी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। भारत की जो कॉफ़ी है वो अपनी गुड क्वालिटी की वजह से दुनिया भर में जानी जाती है। ठीक है, अगर हम भारत में कॉफ़ी की बात करें तो साउथ इंडिया इज़ only the place where the coffee plants are planted and where the most of the coffee is produced। ठीक है, तो अधिकतर कॉफ़ी वहीं से प्रोड्यूस की जाती है। और जो भारत में कॉफ़ी, एक अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी के 3 ब्रीड्स होती हैं, 3 ब्रांड्स होती हैं, और भारत में जो कॉफ़ी बोई जाती है, ठीक है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप की कॉफ़ी होती है, अरेबिका वैरायटी। ठीक है, अरेबिका वैरायटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन। अब उसका नाम, और जो कॉफ़ी हमारे देश में बोई जाती है उसका नाम होता है अरेबिका रोबस्टा। ओके, अरेबिका रोबस्टा करके इसको हम कहते हैं। तो ये सबसे अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी में से एक होती है। ठीक है, जो भारत में बोई जाती है। ये कॉफ़ी प्लांट जो है यमन से लाया गया, इज़ प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। यमन से ला करके इसको भारत में प्रोड्यूस किया गया। कहते हैं कि इंडेंचर्ड लेबर्स जब हुआ करते थे अंग्रेज़ों के दौर में, अंग्रेज़ जो है अपने आउटसाइड प्रोजेक्ट्स पे काम करवाने के लिए भारतीयों को कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में यहाँ से ले जाया करते थे। ठीक है, तो ऐसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर, इंडेंचर्ड लेबर कहते थे उनको ले कर के ये लोग गए थे, वहाँ काम करवाया यमन वगैरह से। और जब वो वहाँ से लौटे तो वहाँ से वो एक कॉफ़ी सीड ले कर के लौटे, ना प्लांट लेके लौटे। उनका नाम था बाबा बुदन। ठीक है, बाबा बुदन नाम था। तो बाबा बुदन जो है आने के बाद उन्होंने कर्नाटका के हिल्स पे वो प्लांट लगाया, और उस प्लांट के लगाने के बाद, प्लांटेशन करने के बाद से ही ना कर्नाटका भारत का टॉप कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट बन गया। और उस पहाड़ी को आज भी इसीलिए बाबा बुदन की पहाड़ी कहते हैं, जहाँ से अधिकतम मात्रा में कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है भारत में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो है ये अरेबिका रोबस्टा जो वैरायटी है, ये भारत में यमन से लाई गई और प्रोड्यूस कंट्री में की जाती है। दिस वैरायटी इज़ इन द ग्रेट डिमांड। ये वैरायटी की जो कॉफ़ी है उसकी बहुत डिमांड होती है दुनिया भर में जो है। और इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदन हिल्स, जो मैंने अभी आपको बताया। शुरुआत में इसकी कहाँ से की गई, बाबा बुदन की पहाड़ी से जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया ना। एंड इवन टुडे इट्स कल्टीवेशन इज़ कन्फाइंड टू द नीलगिरी, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ठीक है, आज भी क्योंकि ये जो क्रॉपिंग है ये सीमित है, केवल जो है उस साउथ इंडिया में ही ट्रॉपिकल क्रॉप होती है। ये केवल ट्रॉपिकल होती है। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट हमारे इंडिया में केरला, तमिलनाडु और
कर्नाटका, इन सब राज्यों में ही मिलता है। तो इसलिए नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु और कर्नाटका में, वहाँ पे कर्नाटका बाबूदन में, केरला और तमिलनाडु में, पूरे इन तीनों जगहों पे जो है कॉफ़ी हमारे देश में उगाई जाती है। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये इंडिया में कॉफ़ी के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया। कल हम लोग हॉर्टिकल्चर और उसके बाद की चीज़ों को पढ़ेंगे। होप अब इस चीज़ को हम देखते हैं कि ये आपको टॉपिक जो है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है और आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें अधिक से अधिक लोगों के पास, जिससे कि मैक्सिमम लोग इससे प्रॉफिट पा सकें। जो लोग सब्सक्राइब करें वो बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि उनको आने वाले समय में और भी वीडियोस के, इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सकें। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे और हॉर्टिकल्चर और बाकी क्रॉप्स के बारे में चीज़ों में पढ़ेंगे। तब तक के लिए यू एन्जॉय योर सेल्फ, स्टे एट होम, बी सेफ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।